हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं विपुल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो के अंदर। आज का जो टॉपिक है बच्चों वो इतना इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम पढ़ने जा रहे हैं आज़ाद हिंद फौज के बारे में बच्चों, ठीक है ना। राष्ट्रीय आंदोलन के सेशन के अंदर आज़ाद हिंद फौज जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इससे पहले जो मैंने आपको टॉपिक बताया था वो था भारत छोड़ो आंदोलन का। लेकिन आज के इस टॉपिक में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए, वो सारे प्रश्नों को बच्चों यहाँ पे हम देखने वाले हैं। और जैसे ही नाम आता है आज़ाद हिंद फौज की, हमारा जो ये खून है वो जुनून के साथ खौलने लगता है बच्चों, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज जो है आज़ाद हिंद फौज के बारे में। बहुत कम लोगों को पता होगा बच्चों कि आज़ाद हिंद फौज जो है वो पहले भी गठित की जा चुकी थी, ठीक है ना। लेकिन उस समय उसका नाम जो था आज़ाद हिंद सरकार था। और वो जो है राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने पहली बार 29 अक्टूबर 1915, याद रखिएगा 29 अक्टूबर 1915 को अफ़गानिस्तान के अंदर जो है इसका गठन किया था। और इसी के तर्ज पे आप कह सकते हैं कि आज़ाद हिंद फौज भी जो है आगे द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो है गठन किया गया। तो आप यहाँ पे देखेंगे एक जनरल नॉलेज के तौर पे कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने पहली बार 29 अक्टूबर 1915 के दिन जो है अफ़गानिस्तान में आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया था बच्चों। सरकार, फौज नहीं है, याद रखिएगा। आगे जब चलेंगे हम लोग यहाँ पे तो बात करेंगे बच्चों द्वितीय विश्व युद्ध की, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध जो है बच्चों वो हमारे भारत में एक परिवर्तन का दौर लेकर के आया था। भले ही यहाँ पे कई राष्ट्र आपस में लड़ रहे थे, लेकिन कहीं न कहीं ये भारत के परिवर्तन का दौर भी था। भारतीय जनता जो है इस युद्ध से बहुत सारी सीखें ले चुकी थी और वो जान चुकी थी कि अंग्रेज़ जो है हमारा भला करने नहीं बल्कि हमें जो है लूटने आए थे, ठीक है ना। इस प्रकार से आप देखेंगे भारत के अंदर एक व्यापक तौर पे जो है भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। और उसी समय जो है आप देखेंगे कि जापान और जर्मनी का जो हमला था वो ब्रिटेन पे बहुत ज़्यादा बढ़ गया था बच्चों। या फिर आप कह सकते हैं कि जो भी मित्र राष्ट्र थे, मित्र राष्ट्रों का जो हमला था बच्चों वो काफ़ी व्यापक हो चुका था, ठीक है। तो हम आगे जब बात करेंगे यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध के समय, तो जापान ने बच्चों क्या किया था कि 45,000 जो है वो युद्ध बंदी प्राप्त किए, ठीक है। जब जापान ने युद्ध किया और युद्ध के समय जो है उसे 45,000 युद्ध बंदी प्राप्त हुए। और उन्हीं युद्ध बंदियों को लेकर के हमने क्या किया कि आराम से एक फ़ौज का गठन कर दिया। तो याद रखिएगा कि सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज के गठन का जो विचार है वो मोहन सिंह, याद रखिएगा कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग में आता है बच्चों, ठीक है ना। उनको लगा कि ये जो युद्ध बंदी है कहीं ना कहीं प्रताड़ित है और इनको जो है जबरई युद्ध के अंदर लाया गया था बच्चों। अगर ये जबरिया युद्ध के अंदर आए हैं तो कहीं ना कहीं जो है ये हमारा साथ देंगे और भारत की आज़ादी की जब बात आएगी तो हम जो है संघर्ष के लिए इस आज़ाद हिंद फौज का इस्तेमाल करेंगे अंग्रेज़ों के खिलाफ बच्चों। तो मोहन सिंह के मन में ये विचार आता है और सिंगापुर के अंदर जापानियों के हाथ में 45,000 युद्धबंदी आए। बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं 45,000, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे विपिन चंद्रा जी को कोट किया है, उन्होंने माना है 45,000 युद्धबंदी जो है वो मिले थे, जिसमें कि 40,000 जो है बच्चों, याद रखिएगा 40,000 आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुए। कितने? 40,000 जो है बच्चों आज़ाद हिंद फौज में शामिल हो गए और शामिल होने के लिए राज़ी हो गए। पहले याद रखिएगा ये राज़ी हुए, अभी आज़ाद हिंद फौज की जो है गठन नहीं हुआ था। मतलब 45,000 में से 40,000 लोगों ने ये मान लिया कि हाँ ठीक है हम आज़ाद हिंद फौज में जो है शामिल हो जाएंगे। फिर आप देखेंगे कि 1 सितंबर बच्चों, 1 सितंबर 1942 में 16,300 सैनिकों को लेकर के आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीज़न का गठन किया गया। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीज़न का गठन कब हुआ, तो 1 सितंबर 1942 16,300 सैनिकों के साथ बच्चों, ठीक है। फिर आगे देखेंगे यहाँ पे तो मोहन सिंह का जो कार्यकाल है यहाँ तक तो हम देख लेते हैं एक बार। लेकिन आप देखिएगा कि जब मोहन सिंह ने इस प्रकार की गतिविधियां स्टार्ट की तो उनको जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है बच्चों। क्योंकि एक बात आप ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे एक मामला और था। जापान सरकार बेटा चाहती थी केवल और केवल जो है 2,000 जो है बच्चों यहाँ पे युद्धबंदी से ही जो फौज का गठन किया जाए, ठीक है ना। यहाँ पे बच्चों 2,000 लोगों को लेकर ही यहाँ पे एक फ़ौज बनाई जाए। लेकिन मोहन सिंह का मानना था कि नहीं, हम 2,000 पे नहीं मानने वाले हैं, हम लाखों की सेना खड़ा करेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो इस वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतभेद पैदा हो जाता है और बाद में जो है मोहन सिंह को जो है गिरफ्तार भी कर लिया जाता है, तो वो बात तो अलग है।
अब जो है जैसे ही मोहन सिंह को गिरफ्तार किया जाता है बच्चों, वो ऐसे ही इस पूरे के पूरे स्क्वाड्रन का या फिर कह सकते हैं आज़ाद हिंद फौज का जो है गठन एक बार वापस से टोक्यो के अंदर 1943 में जो है वो रास बिहारी बोस करते हैं बच्चों, ठीक है ना। वापस इसको संगठित करते हैं रास बिहारी बोस। और आज़ाद हिंद फौज का जो दूसरा चरण चलता है वो चलता है जब सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचते हैं। क्योंकि आपको पता होगा 1941 में उनको जब नज़रबंद किया गया था, क्योंकि ब्रिटेन का मानना था कि इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा है और ये जो है मित्र राष्ट्रों को छोड़ करके ये यहाँ पे जर्मनी का या फिर कह सकते हैं कि जापान का साथ दे सकते हैं। और वहाँ से सीधे आप देखेंगे 1941 में जहाँ इनको नज़रबंद किया गया था वो धीरे से जो है फ़रार हो जाते हैं बच्चों। और फ़रार होने के बाद ये कैसे कैसे जा कर के जर्मनी पहुँच जाते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले ये रूस जाते हैं, ये सबसे पहले जो है रूस पहुँचते हैं। लेकिन जब देखते हैं कि रूस भी मित्र राष्ट्रों के संग हो गया तो फिर ये जर्मनी आते हैं बच्चों। और जर्मनी आने के बाद इन्होंने बर्लिन के अंदर जो है इंडियन लीग की स्थापना की 1941 के अंदर। जर्मनी की जो राजधानी थी बर्लिन बच्चों, उसमें जो है इन्होंने इंडियन लीग की स्थापना की। लेकिन इस लीग का जो है गलत इस्तेमाल करने के लिए जर्मनी राजी हो गया और वो कहता है कि भाई इस लीग का जो है हम इस्तेमाल करेंगे रसिया के खिलाफ, सोवियत संघ के खिलाफ ही इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इनका मानना था कि हम तो सोवियत संघ का हमारा दुश्मनी है नहीं, हमारा तो ब्रिटेन के साथ दुश्मनी था। तो ये चाहते थे कि नहीं हम ब्रिटेन के साथ जाएं, लेकिन जर्मनी में विवाद पैदा हो गया। वो कहा कि नहीं हम इस लीग का जो है इस्तेमाल सोवियत संघ के साथ भी करेंगे। इस वजह से फाइनली इन्होंने जर्मनी को भी छोड़ा और जर्मनी को छोड़ के बच्चों ये जापानी पनडुब्बी से जो है होते हुए ये सीधे आ जाते हैं सिंगापुर बच्चों, ठीक है ना। जैसे ये सिंगापुर आते हैं तो सिंगापुर ये पहुंचते हैं जून 1943 में। याद रखिएगा सिंगापुर जो सुभाष चंद्र बोस हैं ये पहुंचते हैं जून 1943 के अंदर। और इनको नेताजी के नाम से भी जाना जाता था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आप बहुत सारे लोगों का मानना है कि नेताजी की जो उपाधि है बच्चों एडोल्फ हिटलर ने दी थी इनको, ठीक है ना। एडोल्फ हिटलर ने नेताजी की उपाधि यहाँ पे दी थी। आगे देखेंगे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस कब आते हैं सिंगापुर, जून 1943 में आते हैं। और रास बिहारी बोस ने 4 जुलाई 1943 को नेताजी को पूरे आज़ाद हिंद फौज का जो है जिम्मा सौंप देते हैं, ठीक है ना। क्योंकि आप देखेंगे मोहन सिंह के गिरफ्तारी के बाद जो है आज़ाद हिंद फौज को वापस से संगठित किसने किया था, तो रास बिहारी बोस ने किया था टोक्यो के अंदर 1943 में। लेकिन जैसे ही नेताजी वहाँ पहुँचते हैं सुभाष चंद्र बोस जी, तुरंत क्या होता है कि 4 जुलाई 1943 को नेताजी के उत्साह को देख करके, नेताजी के जुझारूपन को देख करके पूरे के पूरे कमान को सौंप दी जाती है इनके हाथ में। और आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च अधिकारी, इनको सर्वोच्च सेनापति बनाया जाता है बच्चों, ठीक है ना। अब आप देखेंगे सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने अपने संबोधन में दिल्ली चलो का नारा दिया, ठीक है। मतलब जो इन्होंने पूरी की पूरी फौज का गठन किया, इनका मानना था कि हम ये पूरी आज़ाद हिंद फौज लेकर के दिल्ली पर कूच करेंगे और समय पड़ने पे अंग्रेज़ों से हम दो दो हाथ करेंगे बच्चों। और इसीलिए इन्होंने सिंगापुर से जो है टाउन हॉल के सामने दिल्ली चलो का नारा दिया था। याद रखिएगा सिंगापुर टाउन हॉल में जो है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। नाराएं जो है आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। फिर आप देखेंगे सैनिकों का उत्साह बढ़ाने के लिए जय हिंद का भी नारा देते हैं बच्चों, जय हिंद का नारा और दिल्ली चलो का नारा जो है वो दिया जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। आगे देखेंगे अक्टूबर 1943 में सर्वोच्च सेनापति के रूप में सिंगापुर में अस्थायी सरकार की घोषणा कर दी। मतलब यहाँ पे चूँकि फौज के सर्वोच्च सेनापति थे और इन्होंने सिंगापुर में एक अस्थायी सरकार बना लिया, ठीक है ना। अस्थायी सरकार का मतलब ये होता है वो सरकार स्थायी नहीं थी, तो मतलब काम चलाऊ सरकार थी स्थायी रूप से, और पूरा का पूरा शासन हम सिंगापुर के ऊपर चलाने लगे। और उसी समय जापान जो है अंडमान निकोबार को भी जीत जाता है बच्चों। और जापान जैसे अंडमान निकोबार जीतता है वो नेताजी को सौंप देता है। जापान जो है अंडमान निकोबार से दौड़ा दौड़ा करके अंग्रेज़ों को मार के भगाता है और वो दे देता है किसको, सिंगापुर के जो अस्थायी सरकार के सेनापति आप कह सकते हैं। उसमें प्रधानमंत्री भी यही थे, राष्ट्रपति भी यही थे और सर्वोच्च सेनापति भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे इस अस्थायी सरकार के। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जो है जापान ने अंडमान निकोबार द्वीप सौंप दिया। तो जैसे सौंपा तैसे ही इन्होंने क्या किया, अंडमान का नाम जो है शहीद द्वीप रख दिया और निकोबार का नाम जो है स्वराज द्वीप रख दिया बच्चों। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अंडमान का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्या रखा, तो आपको बताना है शहीद द्वीप,
निकोबार का नाम क्या रखा, तो आपको बताना है स्वराज द्वीप। ठीक है, सारे क्वेश्चन को, सारी चीज़ों जो भी आपके आज़ाद हिंद फौज के बारे में कुछ भी पूछा जाएगा वो सारा चीज़ मैं आपको यहाँ पे कंटेंट तैयार कराने वाला हूँ। ठीक है ना, बहुत सारी किताबों में लिमिटेड सोर्स हैं आज़ाद हिंद फौज के बारे में, और ये बहुत दुख की बात है कि हमारी आज़ाद हिंद फौज जो है भारतीयों का खून जो है जुनून से भरने वाला, कहीं ना कहीं ये सेना का बहुत कम लोगों ने चर्चा किया है। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं आगे। नेताजी ने सिंगापुर व रंगून में आज़ाद हिंद फौज का मुख्यालय बनाया बच्चों। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है आज़ाद हिंद फौज का मुख्यालय कहाँ पे था, रंगून में था और सिंगापुर के अंदर था बच्चों। ठीक है ना, तो चीज़ों को याद रखना है। अब आगे देखेंगे कि जो अस्थाई सरकार थी इसको मान्यता भी मिला था बच्चों। किससे मान्यता मिला था, चीन के द्वारा, जापान के द्वारा, जर्मनी के द्वारा, कोरिया के द्वारा, इन सभी देशों ने इन अस्थाई सरकार को मान्यता भी दी थी बच्चों। ठीक है ना, दूसरी बात अगर देखेंगे आप कि इन्होंने आज़ाद हिंद फौज में कुछ ब्रिगेड बनाए थे बच्चों, और उन ब्रिगेड का जो नाम था जवाहरलाल नेहरू ब्रिगेड, महात्मा गांधी ब्रिगेड, अबुल कलाम आज़ाद ब्रिगेड और सुभाष चंद्र बोस ब्रिगेड बच्चों। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे जो है कई सारे ब्रिगेड भी काम कर रहे थे, मतलब सेना का एक अलग अलग स्क्वाड्रन है, जैसे कि अभी होता है ना गोरखा बटालियन, ये वो करके होता है ना बच्चों, उसी प्रकार से उस समय क्या था, जवाहरलाल नेहरू ब्रिगेड, महात्मा गांधी ब्रिगेड, अबुल कलाम ब्रिगेड और सुभाष चंद्र बोस ब्रिगेड। ठीक है, अब महिलाओं के लिए भी बच्चों एक ब्रिगेड बना था, और वो ब्रिगेड था रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है ना, रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड जो है वो बना था महिलाओं के लिए, और आपको पता होगा रानी लक्ष्मीबाई के नाम को। ठीक है बच्चों, चलिए झांसी की रानी है ना बच्चों, देखिए यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे क्रांतिकारी थे बच्चों जिनका नाम बदल लेने पे जानते क्या होता है, दिल में एक या फिर मन में जो है ना एक उमंग सा आता है, और एक ब्लड के अंदर एक उबाल आ जाता है बच्चों, और जुनून आता है कि नहीं हम भी कुछ कर देते हैं। ठीक है बच्चों, कुछ ऐसे क्रांतिकारी थे जैसे भगत सिंह हैं, सुखदेव हैं, राजगुरु हैं, लक्ष्मीबाई हैं। इन सारे लोगों का नाम जब सुभाष चंद्र बोस जी का नाम ज़बान पे आता है तो एक फ़ख्र महसूस होता है कि हाँ वो भारतीय थे, वे हमारे लीडर थे, वे हमारे पूर्वज थे बच्चों। ठीक है ना, आइए आगे चलते हैं। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यहाँ पे आज़ाद हिंद फौज को सिंगापुर के अंदर संबोधित करते हुए इन्होंने कहा हमारी धरती जो है वो हमसे आज़ादी मांग रही है, इस वजह से यहाँ पे जो नारा दिया है इसे सिंगापुर में दिया गया था आज़ाद हिंद फौज को, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। नारा किसका है, बहुत चर्चित नारा है, सुभाष चंद्र बोस का नारा है, लेकिन अगर पूछा जाएगा कि कहाँ से दिया गया तो याद रखना है इसे दिया गया सिंगापुर में। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे कि जब पूरा का पूरा एक्टिविटी जो होता है बच्चों आज़ाद हिंद फौज की आती है, और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जो बर्मा की सीमा थी वहाँ से अंग्रेज़ों को भगाने का, वहाँ पे युद्ध करने का जो कार्य है वो हमारी फ़ौज करती है, आज़ाद हिंद फौज। और जब बाद में कहीं ना कहीं जब जर्मनी अपने घुटने टेक देता है और जापान भी हार जाता है बच्चों, उस पर परमाणु बम गिरा दिए जाते हैं 6 अगस्त 1945 के अंदर, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक स्थिर अवस्था आ जाती है, और जो ये संगठन था पूरा आज़ाद हिंद फौज ये कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाता है, और कमज़ोर पड़ता है, और बताया जाता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस किसी हवाई हमले में मतलब जैसे कि एरोप्लेन में कहीं जा रहे थे और दुर्घटना हो गई और उसकी वजह से मर गए। ठीक है, अभी इसका कोई मतलब प्रमाण नहीं मिला इस चीज़ का कि वो मर गए, कि उनको मतलब वो अंडरग्राउंड हो गए, ये सारी चीज़ें जो है हमें पता नहीं चला। ठीक है बच्चों, तो आगे देखेंगे यहाँ पे कि जैसे ही नेतृत्व समाप्त हो जाता है आज़ाद हिंद फौज का, तो सारे फौजियों को जो है वो भारत लाया जाता है। आज़ाद हिंद फौज के सारे सैनिकों को, सारे अधिकारियों को भारत लाया जाता है, और भारत के अंदर उनके ऊपर जो है मुकदमा चलाया जाता है ब्रिटेन सरकार के द्वारा, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं ब्रिटेन सरकार के खिलाफ़ जो है चुनौती खड़ा कर दी थी। ठीक है, इस वजह से इनको जो है यहाँ पे मुकदमा चलाया जाता है 1945 के अंदर। आज़ाद हिंद फौज और उनके सैनिक अधिकारियों को गिरफ्तार कर 1945 में मुकदमा चलता है, और अंग्रेज़ सरकार ने नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले से, लाल किला बच्चों, ठीक है ना, दिल्ली के लाल किले से जो है वहाँ से मुकदमा चलाना स्टार्ट करती है बच्चों। ठीक है ना, और आप देखेंगे कि इस मुकदमे के अंदर जो है कुछ लोगों को फांसी की सज़ा भी दी गई। वे लोग कौन थे तो आप याद रखेंगे, कर्नल सहगल थे, कर्नल ढिल्लो थे, मेजर शहबाज खान थे। इन लोगों को जो है बच्चों फांसी दे दिया जाता है। ठीक है ना, कर्नल सहगल, कर्नल ढिल्लो व मेजर शहबाज खान को ये फांसी की सज़ा होती है, फांसी दी नहीं जाती है, फांसी की सज़ा इनको सुना दी जाती है दिल्ली के लाल किले से नवंबर 1945 के अंदर। ठीक है बच्चों, अब जो है
जब यहाँ पे सारी चीज़ें मुकदमा चलाया जाने लगा और यहाँ पे फांसी दे दी गई, तो आप कह सकते हैं कि बचाव पक्ष की ओर से उतरते हैं कौन? सर तेज बहादुर सप्रू उतरते हैं, जवाहरलाल नेहरू उतरते हैं, भूला भाई देसाई और NK काटजू जो हैं वो बचाव पक्ष के वकील बन के, यानी कि आज़ाद हिंद फौज के वकील बन के उतरते हैं बच्चों, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं अब दिक्कत ये सामने आ गई बच्चों कि पूरा भारत जो है आज़ाद हिंद फौज को बचाने के लिए जो है अंग्रेज़ों के विरोध में खड़ा हो गया, और वे लोग भी अंग्रेज़ों के विरोध में खड़ा हो गए जो कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों के चमचे हुए करते थे बच्चों, ठीक है ना। जब बात फौज पे आई और सारे लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ़ खड़े होकर के उन्होंने अपना आंदोलन स्टार्ट कर दिया। और आप देखेंगे किस विद्रोह के कारण, जो एक व्यापक विद्रोह होता है, कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग इसके खिलाफ़ खड़े होते हैं, मजदूर, किसान, महिलाएं, मुस्लिम लीग, यानी जो भी थे बच्चों, वे सारे लोग जो है इस मुकदमे में भाग लेते हैं और सभी लोगों ने इस फैसले का ब्रिटिश सरकार के वहाँ पे अनादर किया, या फिर कह सकते हैं विरोध किया बच्चों, ठीक है ना। और ये व्यापक विरोध के कारण जो उस समय के वायसराय थे लॉर्ड वेवेल, ठीक है ना, क्योंकि लॉर्ड लिनलिथगो के जाने के बाद जो है लॉर्ड वेवेल आते हैं। और लॉर्ड वेवेल जो है जब मुकदमा चलाया जा रहा था तो भारत के वायसराय थे, जब आज़ाद हिंद फौज के ऊपर मुकदमा चलाया जा रहा था तो भारत के ये वायसराय थे। और लॉर्ड वेवेल ने जब व्यापक विद्रोह देखा तो अपने विशेषाधिकारों का यूज़ करके यहाँ पे इनकी फांसी को समाप्त कर दिया बच्चों, ठीक है। जो फांसी की सज़ा हुई थी इन तीनों लोगों को, इसे समाप्त करके आज़ाद हिंद फौज को आज़ाद कर दिया गया बच्चों। क्योंकि अब ब्रिटेन जो है ना, ये सब करने के लिए ब्रिटेन राजी क्यों हुआ? क्योंकि आप देखेंगे जैसे ही बम गिरा दिया था अमेरिका ने, अब ये ब्रिटेन सुपर पावर नहीं रह गया था बच्चों, ठीक है ना। अब सुपर पावर की जगह पे 2 देशों ने अब हिस्सा ले लिया वहाँ पे, एक था सोवियत संघ, दूसरा था बच्चों अमेरिका, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं ब्रिटेन अब अपने युद्ध के कारण परेशान भी था, और वो अपने सारी की सारी चीज़ों की वजह से बच्चों वो पीछे भी हट गया, इसलिए वो भारत में कहीं ना कहीं वो कमज़ोर भी हो चुका था, उसका प्रशासन कमज़ोर हो चुका था बच्चों, ठीक है। तो आगे की जो कहानी है हम देखेंगे अगले वीडियो के अंदर कि आखिर आगे जो ब्रिटिश सरकार का जो कैबिनेट मिशन आता है, श्री राजगोपालाचारी फार्मूला आता है। और एक बात और याद रखिएगा, 1943 के अंदर भारत में भयानक अकाल भी आया था बच्चों, लगभग 15 से 20 लाख लोग जो है बंगाल के अंदर मारे गए, ठीक है बच्चों। इसका कारण ये द्वितीय विश्व युद्ध ही था। तो द्वितीय विश्व युद्ध कहीं ना कहीं हम भारतीयों का भी जो है जिम्मेदारी कह सकते हैं कि मौत की जिम्मेदारी लेता है बच्चों। भारतीयों में यहाँ पे आप देखेंगे युद्ध की वजह से खाद्यान्नों में जो है बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई थी। जो चावल मलाया या इंडोनेशिया से जो है आयात किया जाता था वो आयात नहीं किया गया, जिसकी वजह से लाखों लोग जो है उस अकाल की वजह से मर जाते हैं बच्चों, ठीक है। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा है सभी बच्चे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।